Hello students, welcome to CPS Biology online classes. I'm your bio teacher Amit sir. Today we are getting start the first chapter of the biology class 11th, that's name is the living word. So student, the living word, इस चैप्टर में हम लिविंग वर्ड के बारे में सीखेंगे और ये हमारा पहला चैप्टर हो। तो देखते हैं स्टूडेंट, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर एक चैप्टर के 2 से 3 पार्ट में आपको ये चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो बिल्कुल परेशान मत होना, वीडियो को 2 बार देखना, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा, सारे एफर्ट आपके लिए स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजी में सब द लिविंग वर्ड में हम क्या सीखने हैं। तो सबसे पहले हमारे लिविंग वर्ड ये बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, ह्यूज वर्ड है, बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ क्या होती है। लिविंग वर्ड में सबसे पहली बात आती है लाइफ क्या होती है। तो व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ यूनिक, लाइफ बहुत ही यूनिक होती है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल होती है। ये वाली लाइन जो है आप बिल्कुल हाईलाइट करिए और नोट करिए। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जिसकी वजह से ये क्या एक्सप्रेस करता है? थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारे ये मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है। ये जो केमिकल मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट होकर के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है बनाते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है, एडाप्टेशन देखने को मिलता है और साथ साथ रिप्रोडक्शन जैसी फिनोमेना देखने को मिलता है। तो सिंपल डेफिनेशन, लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विच लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। दिस आर द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, सिंपल क्या समझेंगे कि लाइफ बहुत ही यूनिक होती है। यूनिक इसलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट इंटरैक्ट होकर के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन, हज़ारों तरीके के रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस इस तरीके की फिनोमेना देखने को मिलती है स्टूडेंट। सो दिस इज़ अबाउट लाइफ। अब लिविंग वर्ड चैप्टर में लाइफ जानने के बाद हमें एक चीज़ और जानना होता है कि लिविंग कहते किसे हैं। तो वो सारे थिंग्स, वो सारी चीज़ें जिनमें डेवलपमेंट दिख रहा हो, ग्रोथ दिख रहा हो, रिप्रोडक्शन दिख रहा हो, रिस्पॉन्सिवनेस दिख रहा हो, रेस्पिरेशन दिख रहा हो, तो ये सारे जो भी करेक्टर्स आपने देखे इधर यहाँ पे, ये सारे करेक्टर जिसमें भी दिखाई देते हैं वो क्या है? लिविंग बींग्स। उन सबको क्या बोलेंगे? लिविंग बींग्स। जहाँ पे ये करेक्टर नहीं दिखाई देते हैं वो सब क्या है? नॉन लिविंग। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं कि अब लिविंग वर्ड में हमें आगे सीखने की ज़रूरत है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम जानेंगे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसमें ग्रोथ की। तो ये ग्रोथ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। तो ठीक है, ये ग्रोथ क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करते हैं तो उसका मास बढ़ता है और उसका नंबर बढ़ता है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इट मास बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने सेल को डिवाइड कर करके सेल का मास इंक्रीज करता है। अगर आप प्लांट में बात करें कि इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, ग्रोथ जो होती है वो पूरी लाइफ होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। दे आर मेरिस्मेटिक एरिया, प्लांट में जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं उन्हीं में ही ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है। ठीक है, परमानेंट रीजन में नहीं होती है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द एनिमल, अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो ग्रोथ एक निश्चित समय के लिए होती है, फॉर सर्टेन एज, एक टाइम के लिए होती है। ये हर एज में, हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में ग्रोथ नहीं हो सकती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। और अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, तो क्या करते हैं? ये डिवाइड होकर के मदर सेल से डॉटर सेल बन जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल ही बढ़ाते रहते हैं। तो यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है जिसमें वो अपने सेल के नंबर को ही बढ़ाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा याद रखना इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ द मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, जो भी मटेरियल अंदर बनते रहते हैं उसकी वजह से बॉडी इंटरनली डेवलप होती है। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि माउंटेन हो गया, ठीक है, माउंटेन, ठीक है, बॉल्डर्स हो गया, क्रिस्टल ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। भाई आपने सुना होगा हिमालय बढ़ रहा है या ये नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके आउटर सरफेस पे कुछ ना कुछ चीज़ें आके डिपॉजिट हो रही हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। बट ये नॉन लिविंग के लिए है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है, एक्चुअल ग्रोथ, वो इंटरनल ग्रोथ या
इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ठीक है स्टूडेंट, ग्रोथ जानने के बाद अब हम बताएं आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फिनोमिना होती है कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि नए इंडिविजुअल का बनना, इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड, मतलब पेरेंट के जैसी ही प्रोजेनी का बनना। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का बनना, लेकिन क्या, कैसा इंडिविजुअल, ऑफ द सिमिलर काइंड, जो बिल्कुल सिमिलर हो, किसके सिमिलर हो, पेरेंट के सिमिलर हो। तो इस फिनोमिना को कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इज नॉन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल, ठीक है, ये नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये इसेंशियल नहीं है। अब इसका क्या मतलब हो गया, भाई सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन करेंगे तभी वो जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे म्यूल हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गए, वर्कर बी हो गए, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट दे आर लिविंग, दे आर लाइव, दे सर्वाइव इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं कि ये एसेंशियल नहीं है कि जैसे ब्रीदिंग होना ज़रूरी है, रेस्पिरेशन होना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी, वैसे रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्शन इज नॉन एसेंशियल, वेयर एज अदर फिनोमिनाज आर द एसेंशियल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं कि इट रिक्वायर्ड द प्रिपिटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। भाई ये पॉपुलेशन को या जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जब बात आती है तो उसमें सबसे एक बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जो प्रोजेनी होती है, वो उनकी जो इंडिविजुअल वो बनाते हैं वो अपने पेरेंट से मोर और लेस सिमिलर होते हैं। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रोजेनी होती है, जो नई जनरेशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म की, उसमें पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है उसकी नई प्रोजेनी या इंडिविजुअल, इसलिए उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो जो प्रोडक्ट होता है उसको क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, फिजन सुना होगा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारे मेथड होते हैं। लेकिन एक बात और हमें याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का होना, रिप्रोडक्शन का होना, ये दोनों एक ही बात है। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अमीबा का सेल है, अगर वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाया तो कहीं न कहीं वो सेल डिवीजन है, और सेल के नंबर, वो नया सेल रिप्रोड्यूस किया और नंबर में बढ़ा, इसका मतलब सेल में ग्रोथ भी हुई। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअल इवेंट्स इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन फिनोमिना आती ही नहीं। तो आप कौन कौन से हैं, म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस ही नहीं होते। देयरफॉर इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ ऑल इंक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग। इसी वजह से रिप्रोडक्शन को वो जो है ऐसा करेक्टर नहीं मानते कि जो कि किसी भी लिविंग के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाए, मस्ट हो जाए। मतलब बगैर रिप्रोडक्शन के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, हाउएवर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैव अ पावर टू रिप्रोड्यूस रेप्लिकेट। नॉन लिविंग कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये पावर नहीं है, ठीक है। हाउएवर नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी पावर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं है जो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके। ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, एनिमल में ही देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, अब मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जितने भी थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हज़ारों तरीके के, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ऑल रिएक्शन को, किसी एक रिएक्शन को नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, कि सम टोटल ऑफ ऑल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेसिफिक इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट टाइप के जो इंटरेक्शन है, किसका इंटरेक्शन है, वो केमिकलों का इंटरेक्शन है, ठीक है, उससे की वजह से कई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म। मतलब फंक्शनलिटी ऑफ द सेल, वो मेटाबॉलिज्म है। और ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ,
मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन आर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ये जितनी भी फंक्शनैलिटी हो रही है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दरअसल वो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हो रही है। स्टूडेंट आपको बता दें मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके की होती है स्टूडेंट। तो एक तो हो गया कैटाबॉलिज्म, एक हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मतलब वो वाले रिएक्शन जिसमें चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म जिसमें सिंथेसिस होता है या प्रोडक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। इन कैटाबॉलिक में क्या होता है कि चीज़ों बिल्ड नहीं होती बल्कि वो ब्रेक डाउन होती हैं। ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है जैसे कि रेस्पिरेशन या डाइजेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। नो इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट शो, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कॉन्शियसनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि इट्स अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। पहले तो खुद इतने अवेयर रहो कि ताकि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कर सको, ठीक है। अब ये इसी को कहेंगे क्या, कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस। ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखना ये है स्टूडेंट कि कॉन्शियसनेस में जो जिस स्टिमुली से हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टिमुली फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है या फिर बायोलॉजिकल हो सकती है। बस स्टिमुली कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कुछ भी वो चीज़ जो आपको इम्पैक्ट करे, दैट इज़ द वर्ड द स्टिमुलस। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली लाइक वाटर। बहुत सारे प्लांट हैं जो कुछ लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, ठीक है, पॉल्यूशन, इस तरीके के स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, रिस्पॉन्स सब करते हैं। बस उनके रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है वो डिफरेंट काइंड्स मतलब अलग अलग वे से करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी रिस्पॉन्स करते हैं और टॉप मोस्ट क्लाइमेक्स क्वालिटी का इनमें ये होता है। तो ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो ऑर्गेनिज्म हु इज़ द अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। वो खुद के लिए अवेयर बड़े होते हैं, इसलिए इनकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी लिविंग की जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होती है। एक भी एक्सेप्शन नहीं है, एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो लिविंग के अलावा किसी और में देखने को मिले। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होने वाली प्रोसेस है। दैट्स वाई दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, पर स्टूडेंट कुछ और भी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। जैसे उनकी एक अपनी एक लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन का मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, बड़ा हुआ, तो मेच्योरिटी आई, मेच्योरिटी फिर सेनेसन मतलब एजिंग प्रोसेस, बूढ़ा होना, ओल्ड एज, फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये पैदा होने से मरने के बीच की जो जर्नी है उसकी क्या है, लाइफ स्पैन। और हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन स्टूडेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जान लेने के बाद अब मुझसे ये कोई पूछे कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर जानने के बाद अब मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, पहला वर्ड, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटरी, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए एबल, एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग इंटरैक्टिव सिस्टम है जिसमें हो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन स्टूडेंट भूलना नहीं है और आपको ये डेफिनेशन लिविंग की याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इस चैप्टर में कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको स्पीड लगे तो वीडियो को रोक कर देखिए, आराम से रेजोल्यूशन भी सेट कर लीजिए। अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो, नोट्स अच्छे से बनाइए, एक बार दो बार रिवाइज करिए, कोई भी कुछ डाउट लगे तो आप कांटेक्ट करिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं कि अब हम पढ़ने चल रहे हैं इस टॉपिक में बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड या फिर बायोडाइवर्सिटी, हमारा ये अगला टॉपिक हो जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से उनकी मार्फोलॉजी में उनकी जेनेटिकली वेरी करते हैं। तरह तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और इनको जानना समझना भी बेहद ज़रूरी है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड या बायोडाइवर्सिटी एक वर्ड में कहेंगे इज़ द ऑकरेंसी ऑफ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मार्फोलॉजी
मतलब इतने तरह तरह की वैरायटी, इतने तरह तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि मार्फोलॉजी में डिफरेंट है। मार्फोलॉजी बोले तो जैसे उनके साइज़ में, कलर में, है ना, ये। और मार्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, एनाटॉमी मतलब बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। उनके हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मतलब वो जहाँ रहते हैं वो भी डिफरेंट है। और इसके बाद हैबिट्स, हैबिट्स मतलब उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उसमें भी वेरिएशन है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, दीज और मोर एंड मोर नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल मार्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, जेनेटिकली वेरी करते हैं। इसको हम वन वर्ड बायोडाइवर्सिटी टर्म रेफर करते हैं। अब देखें, एक्चुअल में देखें आप, तो अर्थ पे स्टूडेंट करंटली जो हमारी बुक कहती है 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंटेड ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमारी बुक में जो डेटा लिखा है वो क्या है कि हमारे अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसमें से 1.25 एनिमल हैं और 0.25 ये मिलियन ये प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे बुक में डेटा है, इतनी स्पीसीज़ नोन है। इसके बाद और इस डेटा में आपको मैं बता दूं, इस डेटा में जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ करके जो फ्रेश एनिमल और प्लांट है वो ये उनकी डेटा है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। अब चूँकि बायोडाइवर्सिटी एक ग्रेट प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए बायोलॉजी की अप्लाइड ब्रांच आई है जिसका नाम है टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी के ज़रिए हम बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। उस टेक्सोनॉमी में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एज वेल एज क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। ये बायोडाइवर्सिटी को सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसको वन वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीन चीज़ें। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलर उसको आइडेंटिफाई करना हो, उसको रिकॉग्नाइज्ड करना हो, ठीक। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है उसको नेमिंग करना, नाम देना। क्लासीफाई का मतलब उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे अलग अलग ग्रुप में रख देना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन टू रिकॉग्नाइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, गिवन पर्टिकुलर नेम referred for the nomenclature, and to divide the living organism on the base of their characteristic similarity as well as the dissimilarity, that is what the classification। ये तीन चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें जहाँ हम स्टडी करते हैं उसको एक वर्ड में लें तो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एक वर्ड बुक में हमारे दिया है। सिस्टमैटिक जो है ये बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द कैटालॉगिंग प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म into a category that can be named, compared and studied। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्टडी की गई है, कंपेयर किया गया, उनको नाम दिया गया, उनकी कैटेगरी बनाई गई है, वो चाहे कोई भी एनिमल प्लांट्स हो, ठीक है। तो उनकी स्टडी, उनकी पर्टिकुलर स्टडी वो क्या है, जो है वो सिस्टमेटिक है। दरअसल सिस्टमेटिक में जो भी स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सिस्टमेटिक सिस्टेमा वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है स्टूडेंट। आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है, हम एक करेक्ट नेम फाइंड करते हैं कि वो किस प्लेस पे रहता है। ये आप ऐसे बोलिए कि टू गिवन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस देखते हैं कि वो कहाँ रहता है, वो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करें, वो रिकॉग्निशन होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज़, ये कीज़ की हेल्प से करते हैं। अब ये कीज़ क्या है ये थोड़ी देर में आप समझेंगे, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द सिमिलरिटी विद द ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनिज्म को जानते रहें। आप जिस ऑर्गेनिज्म को नहीं जानते उसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते। दूसरा है यहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर में होता है कि नेमिंग करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेमिंग करना, उसका नेमिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक स्टैंडर्ड नाम दीजिए सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज
सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब एक ऐसा नाम दो उस ऑर्गेनिज्म को जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में वो जाना जाए। आपको बता दें प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल के लिए ICJDN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से ICVN वायरस नॉमेनक्लेचर भी बनाए गए हैं। तो साइंटिफिक नेम जो होता है इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन, ये साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है ताकि ये एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है। ठीक है स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की स्टडी करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर, ये वो लॉ बनाया गया जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नाम हो जो ओवरऑल वर्ल्ड में जाना जाए, और वो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करता है। इसमें हम देखेंगे ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है ऑर्गेनिज्म के लिए, और इस लॉ का अपना एक खासियत है कि इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर, कुछ भी आप बोल लीजिए, ये जो नॉमेनक्लेचर स्टूडेंट, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें दो वर्ड का नाम होता है, एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, और इस नॉमेनक्लेचर को या सिस्टम को स्कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे नाम है मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, अब यहाँ पे दो वर्ड्स में नाम है, ह्यूमन बींग्स है तो होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये नाम है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब इसका रूल क्या है, ये बनाते कैसे, ये नाम अगर आप देख रहे हो तो ये बना कैसे, तो बायोलॉजिकल नेम आर द जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं पहली बात तो लैटिन वर्ड होते हैं, और जब भी वो लिखा जाता है वो इटैलिक लिखा जाता है। आप देख रहे हैं कि इसकी रिटन वर्किंग में और इसमें क्या है फ़र्क है, वो इटैलिक लिखा गया, थोड़ा तिरछे अक्षरों से लिखा गया। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ आपने और देखा कि जब भी हम ये यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर समझते हैं तो इसमें एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि इसमें जो फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो सेकंड वाला कंपोनेंट है, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे हमने लिखा होमो सैपियंस तो होमो प्लस सैपियंस, ठीक है, दो चीज़ें, तो यहाँ पे ये दो वर्ड हैं, इसमें ये वाला जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जब दोनों वर्ड बायोलॉजिकल नेम में लिखे जाएं तो ये हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिखो तो सेपरेटली अंडरलाइन या फिर प्रिंटेड इन इटैलिक, या तो आप इटैलिक में प्रिंट कर दो या फिर इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो, मतलब ये वाला अलग और ये वाला अलग सेपरेटली अंडरलाइन करो। ठीक है, और एक चीज़ आप देख रहे हैं क्या भाई, दो वर्ड में एक जेनरिक दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया, दोनों के बीच में स्पेस रख दिया। ठीक है, इसमें देखिए जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब सारे क्या हैं स्मॉल। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल। आप सैपियंस में यस के छोटा है, जबकि होमो में एच क्या है बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि भाई डाइवर्सिटी बहुत है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, और तीसरी एक चीज़ और मैंने बताई क्या, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू convenient category based on the some easy observable characteristic. Classification makes the study organism to convenient, मतलब क्लासिफिकेशन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज रख सकते हैं। कन्विंस टू स्टडी कन्विंसिंग में हेल्प करता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की जाती है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। तो अब हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन तीनों को हम अगर एक साथ बोले तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम लोग इसको स्टडी करते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज टेक्सोनॉमी। इसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहेंगे। क्या समझ आ रही बात, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन इकोलॉजी बेस पे, डेवलपमेंट बेसिस, सेल के स्ट्रक्चर बेस पे, इन सब सारे बेसिस पे अगर आप करते हैं तो ये टेक्सोनॉमी है। ठीक है, चलिए टेक्सोनॉमी
जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या स्टूडेंट? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपको ये जानना है हमको कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक चीज़ याद रखना आपको कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ रैंक or a level in hierarchical classification of organism. There are 7 obligate category of the some intermediate category. समझना कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रैंक होती है, जो लेवल होती है, उसकी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, वही एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है और इसमें 7 रैंक होते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होता है? 7 कैटेगरी है या 7 रैंक है, ठीक है, या 7 लेवल हैं और वो सब एक दूसरे से इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, और ये जो कैटेगरी है वो 7 कैटेगरी जो है वो ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमिकली अरेंज करने के लिए ये ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। और जब सारी कैटेगरी मिल जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, एक सीरीज़ में लग जाएगी। और ये कैटेगरी में 7 कैटेगरी कौन है? किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ठीक है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज़ है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये पहला स्टेप क्या है? किंगडम। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्या हो गया? किंगडम। किंगडम के बाद दूसरा कौन आता है? फाइलम। फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड फाइनली स्पीसीज। तो कितने स्टेप हो गए? ये कुल 7 स्टेप हो गए, मतलब आपके पास 7 रैंक हो गए। ये 7 कैटेगरी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा किंगडम, उससे छोटा क्लास, फाइलम, ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस और सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। तो आइए इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को 1 बाय 1 करते हैं। ये जब सीरीज वाइज रहेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? हायरार्ची कहेंगे, ठीक है। अब स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्पीसीज़ क्या है? तो स्पीसीज़ आर द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। भाई इस कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ है, मतलब क्या है कि वो एक ग्रुप है, पॉपुलेशन है, एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है, एक ग्रुप है, एक नेचुरल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो मार्फोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव करेक्टर शो करता है, मतलब जिनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, जो रिप्रोड्यूस होते हैं, वो स्पीसीज़ हैं, जो इंटरब्रीड करते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर हमने कहा मैंगीफेरा इंडिका, एक नाम लिया मैंने मैंगीफेरा इंडिका, तो डेफिनेटली इसमें जो इंडिका वर्ड है वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, मतलब नाम मैंगो का हो गया मैंगीफेरा इंडिका, पर इंडिका वर्ड स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करी, पर जो मैंगीफेरा वर्ड है वो इसके जेनेरिक नेम है या जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। जीनस क्या है? जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ विच रिसेंबल वन ऑफ द सर्टेन। भाई जो भी करेक्टर स्पीसीज़ के हैं उसमें से कुछ करेक्टर स्पीसीज़ के रिसेंबल करेगा कौन? जीनस, ठीक है, जीनस रिसेंबल करेगा। ऑल द स्पीसीज़ ऑफ द जीनस presumed to have evolved from a common ancestor of just like a lion, tiger, leopard, ठीक है। अगर मैं लायन की बात करूँ, टाइगर की बात करूँ, लेपर्ड की बात करूँ, तो इनकी कॉमन एंसेस्टर एक ही है, इसका मतलब इसका जीनस एक ही है, पर ये स्पीसीज अलग अलग हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट टेक्सॉन पे बात करेंगे, वो हो गया क्या? फैमिली। और फैमिली क्या होती है? फैमिली बाई जीनस को जो रिसेंबल करे, जीनस से बड़ी कैटेगरी, ठीक है, जीनस से बड़ी कैटेगरी वो हो गई, फैमिली हो गई, ठीक है। ऑर्डर फैमिली से बड़ी कैटेगरी, क्लास ऑर्डर से भी बड़ी कैटेगरी होगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे तरफ बढ़ेंगे, जैसे किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, ऑर्डर, तो उसमें स्पीसीज़ की जो स्पेसिफिसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास के बाद फिर भाई ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा हो गया डिवीज़न या फाइलम, इसके बाद होगा किंगडम। तो डिवीज़न, फाइलम और किंगडम, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स को रिवाइज़ करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।